नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बच गए थे वो आज कवर करेंगे। देखो ये जो है सेकंड पार्ट है, इससे पहले हमने एक वीडियो और कर ली है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखो जो भी हमारी ये वीडियोस हैं ये मैं आपके लिए स्पेशल इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, तो मैं इसीलिए आपके लिए स्पेशल वीडियोज़ बना रहा हूँ इनके ऊपर। देखो मैंने आपको सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ा रखे हैं, जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उस चैप्टर में मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करा रखी हैं। तो अगर किसी बच्चे ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो पहले आप चैप्टर वाले वीडियोज़ देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ा करो, वहाँ से आपको सारी चीज़ें लाइन में मिल जाएंगी बिल्कुल। पहले आपको चैप्टर की वीडियोज़ मिलेंगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है 9th क्वेश्चन। असम आंदोलन सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति था। इस कथन का औचित्य निर्धारित कीजिए। देखो आपसे घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, पूछ तो असम आंदोलन ही रहे हैं, असम हमने पढ़ रखा है ना पूरा, वही बातें आपको इसमें बतानी है। इन्होंने क्या पूछ लिया कि असम का जो आंदोलन वो सांस्कृतिक गौरव यानी वहाँ की जो संस्कृति थी उसको बचाने की बात लोग कर रहे थे, और आर्थिक पिछड़ापन यानी कि वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना कि रिसोर्सेज होते हुए भी गरीबी थी, तो इस वजह से ही तो आंदोलन हुआ था। यानी कि आपको इसमें असम आंदोलन की स्टोरी ही लिखनी है। आपसे कैसे करके पूछ लिया, असम आंदोलन सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली जुली अभिव्यक्ति थे, यानी कि इन दोनों ही रीजंस की वजह से वहाँ पे आंदोलन हुआ। ये बात तो हमें वैसे भी पता है, पर हमें क्वेश्चन देख के बड़ा अजीब सा लगा, पता नहीं क्या मुश्किल सी चीज़ पूछ ली। तो सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश किया करो, वर्ड्स को तोड़ तोड़ के समझा करो। तो सांस्कृतिक गौरव यानी वहाँ की संस्कृति पिछड़ रही थी तो इस वजह से आंदोलन हुआ। आर्थिक पिछड़ापन, वहाँ पे गरीबी फैल रही थी, इस वजह से आंदोलन हुआ। ठीक है, तो हमें इसमें पूरा असम आंदोलन ही लिखना है। समझ गए? तो देखो अब इसका आंसर। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र 7 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एवं त्रिपुरा से मिलकर बनता है। यानी कि ये 7 राज्य मिलकर हमारा नॉर्थ ईस्ट बनाते हैं। इन राज्यों को 7 बहनें कहकर भी बुलाया जाता है। ये सातों राज्य भारत के अन्य राज्यों की तरह अधिक उन्नति नहीं कर पाए हैं, यानी यहाँ पे डेवलपमेंट की कमी रह गई, यहाँ पे ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। इसी कारण यहाँ पर आर्थिक तथा सामाजिक पिछड़ापन पाया जाता है। यही रीज़न है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, जिसके कारण यहाँ पर विदेशी ताकतों के समर्थन पर कुछ अलगाववादी तत्व अशांति फैलाते रहते हैं। यानी कि विदेशी यानी कि चाइना के सपोर्ट से, पाकिस्तानियों के सपोर्ट से यहाँ पे जो अलगाववाद है उसको हवा और ज़्यादा मिलती है और यहाँ पे अशांति फैलती रहती है। दूसरा पॉइंट, इन राज्यों की अधिकतर जातियाँ पिछड़ी हुई है, यानी कि ये या तो ट्राइबल लोग हैं या बहुत पिछड़ी जातियों के लोग हैं। संचार साधनों की कमी है, यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। भारत की विभिन्नता, यातायात के साधनों की कमी तथा अधिकांशतः बेरोजगारी पाई जाती है। यानी यहाँ पे क्या है, आने जाने के साधन नहीं हैं, संचार नेटवर्क अच्छा नहीं है। ठीक है, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग जो है ट्राइबल लोग हैं, यातायात के साधन नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, बेरोजगारी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय निवासी अलगाववादी गुटों के बहकावे में आ जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, यहाँ के जो अलगाववादी गुट हैं वो लोगों को बहका लेते हैं। इन सभी राज्यों में अपने अलग अलग राजनीतिक दल हैं जो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं। यानी कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रॉब्लम है जहाँ पे जो है सत्ता के लिए लड़ाइयाँ होती रहती हैं। थर्ड पॉइंट, असम पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। अब असम की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट है एक असम, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में। असम राज्य में शामिल अलग अलग धर्मों एवं भाषाई समुदायों ने सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण असम से अलग होने की मांग की। यानी यहाँ के ग्रुप्स थे कुछ, उन्होंने अलग धर्मों के नाम पर, भाषा के नाम पर और सांस्कृतिक चीज़ों के नाम पर और यहाँ पे जो गरीबी है उस चीज़ को लेकर क्या किया, असम से अलग होने की मांग की। इसे ही असम आंदोलन कहा जाता है। आज़ादी के समय में मणिपुर एवं त्रिपुरा को छोड़कर शेष क्षेत्र असम कहलाता था। यानी कि जितने भी ये सारी की सारी 7 सिस्टर्स हैं उनमें से असम, मणिपुर और त्रिपुरा को अगर हम छोड़ दें तो वो असम नहीं थे। बाकी जितने भी ये बाकी बचे, जिसमें कि मिजोरम हुआ और भी जितने हुए, नागालैंड हुआ, ये सब क्या थे, असम में ही मिला लिए थे भारत सरकार ने। तो ये बाद में इन्होंने अलग अलग आंदोलन किए और ये इससे अलग हो गए असम से। जैसे कि नागा लोगों ने आंदोलन किया और वो असम से अलग हो गए। ठीक है, तो असम गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती थी इन सारे राज्यों को, यानी कि जो सेंटर से असम गवर्नमेंट चलती थी, वो चीज़ ख़त्म होने लगी। धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिए। गैर असमी लोगों को यह लगा कि असम सरकार हम पर असमिया भाषा थोपने का प्रयास कर रही है।
यानी कि जो असम के लोग थे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो और भी राज्य असम में मिले हुए थे उन लोगों को ये लगा कि जो असम की सरकार है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, हमारे ऊपर असम की भाषा को थोपने का प्रयास कर रही है। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जनजातियाँ हैं, इसीलिए उन लोगों में अलगाववाद की भावना थी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ नागालैंड का। नागालैंड में नागा जनजातियों के लोग हैं और नागालैंड पहले असम में ही शामिल था, तो उन लोगों ने विरोध किया असम के विरुद्ध। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि वो असम में मिलें। ठीक है, वो अपना अलग से राज्य बनाना चाहते थे। ऐसे ही वहाँ पे मिज़ोरम में हुआ था, उन लोगों ने भी असम से अलग होने की मांग रखी और बाद में उनकी मांगों को माना भी गया और ये अलग राज्य बने भी हैं। आज आप देखते हो ना 7 सिस्टर्स बन गए, पहले 7 नहीं थे, बाद में टूट कर बिखर कर 7 बने हैं। इसके साथ साथ गैर असमी लोग यह सोचने को मजबूर हो गए कि आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण उनका गैर असमी होना है। यानी कि जो यहाँ के लोग थे वो गैर असमी थे, यानी जैसे नागालैंड जैसे एरिया हैं, उनके मन में ये भावना आ गई कि उनके पिछड़े होने का कारण जो है वो ये है कि वो असम का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उनमें अलगाववाद और बढ़ा। ठीक है, तो वहाँ की जो ट्राइब्स थी, जैसे कि नागालैंड की जो ट्राइब्स थी, उनमें जो है ये भावना फैल गई कि जो ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से हमारे साथ और गलत हो रहा है, तो ये फीलिंग उनके अंदर आ गई। इस वजह से वहाँ पे आंदोलन और ज़्यादा बढ़ गए। अतः इन गैर असमी लोगों ने असम से अलग होने की मांग उठाई, तो ये सारे लोग क्या होने की कह रहे थे, असम से अलग होने की कह रहे थे। जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने धीरे धीरे असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नामक नए राज्य बनाए, यानी कि 3 नए स्टेट बने असम से अलग होकर। अब देखो आप 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन जो है इसमें हमें जो हमने चैप्टर में पढ़ा था ना सब कुछ, वो सारी बातें बतानी है। देखो क्वेश्चन क्या है, विविधताओं का सम्मान करते हुए भारत में एकता को बनाए रखने के प्रयास में अनेक ऐसे कठिन मुद्दे हैं जिनसे निपटना अभी बाकी है। तनाव के ऐसे किन्हीं 3 मुद्दों का वर्णन करें। यानी ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे देश में विविधताएं हैं, यानी कि अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, उन चीज़ों का सम्मान करते हुए भारत में एकता को बनाए रखने के प्रयास, यानी कि जो अलग अलग मांग उठी है उनको भी देखते हुए और भारत में यूनिटी को भी बनाते हुए अनेक ऐसे कठिन मुद्दे हैं, यानी कि ऐसी कई सारी प्रॉब्लम आई हमारे सामने जिनसे निपटना अभी बाकी है। ठीक है, यानी तनाव के किन्हीं 3 मुद्दों के बारे में बताओ। समझे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि देश में जो डाइवर्सिटी है, देश में जो यूनिटी है, उसको बनाने की कोशिश में हमारे सामने कौन कौन से मुद्दे आए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई। देखो हमने क्या क्या पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर में दिक्कत हुई, जो भी इस चैप्टर में हमने पढ़ा है सारी वो बतानी है। जम्मू कश्मीर में दिक्कत हुई, वहाँ पे क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी। उसके अलावा दक्षिण भारत में दिक्कत हुई थी, वहाँ पे हुआ। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे राज्य थे, वहाँ पर हुआ। तो ये हमें बताना है इस चैप्टर में कि कहाँ कहाँ पे हमें यूनिटी की समस्या देखने को मिली भारत में। सबसे पहला लिखा हुआ है जम्मू और कश्मीर। देखो पहला पॉइंट, जम्मू कश्मीर में धारा 370। स्वतंत्रता से पूर्व कश्मीर भारत के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित एक देशी रियासत थी। यानी आज़ादी से पहले क्या हुआ करती थी, ये देशी रियासत राजा हरि सिंह का इस पे राज हुआ करता था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान की भी स्थापना हुई। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और एक और देश बना, वो कौन सा था, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों को प्रेरणा और सहायता देकर 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो पश्चिमी पाकिस्तान जो है वहाँ से अटैक हुआ, कबायली लोग आए। कब, 22 तारीख को, अक्टूबर का महीना था 1947 में, कश्मीर पर क्या हो गया, अटैक हो गया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। फिर वो जो राजा थे वहाँ के, वो उस सेना से नहीं निपट पाए जिनका अटैक हुआ था कबायलियों का, तो वहाँ के राजा ने क्या किया, भारत सरकार से मदद मांगी। देखो मैंने कश्मीर के ऊपर स्पेशल 2 वीडियोस बना रखी हैं, उसमें मैंने आपको पूरा समझा रखा है कश्मीर के बारे में। तो अगर कोई बच्चा इन वीडियोस को देख रहा है और उसने चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो जाकर पहले उन सभी वीडियोस को अच्छे से देख लो। मैंने स्टोरी की तरह वहाँ पे समझाया है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो और आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियोस देख लोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें आती होंगी। भारत में कश्मीर का विधिवत विलय हो गया, परंतु पाकिस्तान का आक्रमण जारी रहा। यानी कि जो ऑफिशियली है वो भारत में मिल गया कश्मीर, पर फिर भी अटैक पाकिस्तान का जारी रहा। पाकिस्तान ने कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और अब भी उस क्षेत्र पर, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, पाकिस्तान का कब्जा है। यानी कि यही वो टाइम है जिस टाइम पे पाकिस्तान ने पीओके वाला एरिया कब्जा लिया था। ठीक है, तो आज तक वो एरिया क्या कहा जाता है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को खदेड़ दिया। अब जब अटैक करेगा तो फिर इंडियन आर्मी गई,
इंडियन आर्मी ने जाते ही पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। भारत सरकार ने कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपा और 1 जनवरी 1949 यानी कि 1949 को कश्मीर में युद्ध विराम हो गया। तो 1 जनवरी 1949 को क्या हो गया, युद्ध रुक गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर की समस्या को हल करने का प्रयास किया, पर यह समस्या अब भी है। इसका कारण यह है कि भारत सरकार कश्मीर को भारत का अंग मानती है, जबकि पाकिस्तान कश्मीर में जनमत संग्रह करवाकर यह निर्णय करना चाहता है कि कश्मीर भारत में मिलना चाहता है या पाकिस्तान में। ठीक है, तो भारत सरकार का ही एक अंग है। ठीक है, बिल्कुल बात लिखी हुई है। यहाँ पे जो आर्टिकल 370 था उसको भी हटा दिया गया है अब। तो अब कोई भी स्वायत्तता भी नहीं मिलती कश्मीर को, तो कश्मीर अब पूरे तरीके से भारत में मिला लिया गया है। पर जो पाकिस्तान है वो ये चाहता है कि कश्मीर जो है वहाँ पे क्या कराया जाए, जनमत संग्रह कराया जाए। वो सोचता है कि यहाँ के लोग पाकिस्तान के सपोर्ट में वोट देंगे, परंतु पाकिस्तान की मांग गलत और अन्यायपूर्ण है, इसलिए इसे नहीं माना जा सकता। ये बात उसकी बिल्कुल गलत है, इसे नहीं माना जा सकता। भारत ने सदैव ही कश्मीर समस्या को हल करने का प्रयास किया, परंतु पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के कारण हमें सफलता नहीं मिल पाई। भारत ने हमेशा ही कश्मीर वाली दिक्कत को सोल्व करने की बात की है। जो पीओके उन्होंने ले रखा है उसको भी हम छुड़वाने की बात करते हैं, पर हमेशा पाकिस्तान इसमें दिक्कत करता रहता है। संविधान की धारा 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष दर्जा दिया गया है। इस धारा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान, अपना झंडा, ये सारी चीज़ें उसे दी गई थी। भारतीय संविधान की सभी व्यवस्थाएं इस राज्य पर लागू नहीं होती, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट के सारे रूल्स हैं वो इस पर लागू नहीं होते थे यहाँ पर, जब तक धारा 370 थी, आर्टिकल 370 था। तो इसे अब हटा दिया गया है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब कश्मीर में आर्टिकल 370 भी नहीं रहा है और कश्मीर को एक राज्य भी नहीं बनाया गया है। अब कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दूसरा पॉइंट, पूर्वोत्तर की समस्या। देखो ये तो थी कश्मीर की समस्या जहाँ पे 370 था, अलगाववाद था, आतंकवाद था। इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियोस बना रखी हैं, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखो। मैंने बिल्कुल स्टोरी की तरह पूरी डॉक्यूमेंट्रीज रेडी कर रखी हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ पाएँ और आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आए। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना, बाद में क्वेश्चन आंसर्स को करना। ठीक है, उन वीडियोज़ को अच्छे से देखना, समझना, सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से देखना। अब देखो सेकेंड पॉइंट, पूर्वोत्तर की समस्या, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम हुई। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भाग में स्वायत्तता की मांग, अलगाववाद की मांग तथा बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन को लेकर समय समय पर तनाव व हिंसा होती रही है। ठीक है, यानी नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम होती रही हैं। आज़ादी के समय गैर असमी लोगों ने असमी भाषा को थोपने को लेकर विरोध प्रदर्शन एवं दंगे किए। जब भारत आज़ाद हुआ तो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेटों को असम में ही मिलाकर रखा गया था, जिस वजह से वहाँ पे कई बार आंदोलन हुए हैं। तथा राजनीतिक स्वायत्तता की मांग की और वहाँ पे क्या हुई, स्वायत्तता की मांग उठी। 1966 में मिज़ो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की मांग करते हुए सशस्त्र विद्रोह कर दिया। यानी मिज़ोरम में मिज़ो नेशनल फ्रंट ने क्या किया, हथियार उठा लिए और सरकार के खिलाफ वो काम करने लगे। भारतीय सेना एवं मिज़ो विद्रोहियों में 2 दशक तक लड़ाई चलती रही। ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम चलती रही। नागालैंड में अलगाववादी आंदोलन चला जिसमें अनेक हिंसक घटनाएं घटी। पूर्वोत्तर राज्यों में बाहरी लोगों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चला जिसने कई बार राजनीतिक हिंसा का रूप ले लिया। देखो अगर आपके एग्जाम में 6 नंबर में क्वेश्चन आता है ये, तो आप हेडिंग बनाना पूर्वोत्तर की समस्या। उसके बाद मैंने आपको 3 वहाँ पे मेन पढ़ा रखे हैं बिल्कुल अच्छे से। एक तो था मिज़ोरम, एक नागालैंड और एक असम। उन तीनों के आप इसी दूसरे पॉइंट में हेडिंग बना देना कि मिज़ो आंदोलन, असम आंदोलन और नागालैंड आंदोलन, और तीनों की स्टोरी लिख देना पूरी पूरी, मैंने आपको जो पढ़ा रखा है। एग्ज़ाम में आप इस क्वेश्चन को ऐसे करना, जो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है उन तीनों की हेडिंग बनाना और उनकी स्टोरीज लिख देना। तो 3 राज्यों में प्रॉब्लम हुई पूर्वोत्तर में, कौन कौन से, एक तो असम में, दूसरा मिज़ोरम में, तीसरा नागालैंड में। असम में क्या समस्या थी, वो कहते थे कि जो बाहर के आए हुए लोग हैं उनको यहाँ से भगाया जाए। दूसरी बात उनकी थी कि यहाँ पे आर्थिक पिछड़ापन जो यानी जो गरीबी है उसको दूर किया जाए। मिज़ो लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे जो है विकास नहीं हुआ है, इसीलिए वो अलग होने की बात करते थे। लाल डेंगा जो है वो उनके मेन नेता थे। उसके बाद नागालैंड बचा। नागालैंड की भी यही समस्या थी कि वहाँ पे विकास नहीं हुआ है,
ठीक है। नागा जनजातियों का वो एरिया है। अंगमी जापू फिजो ने वहाँ पे शुरू में नेतृत्व किया था, पर उनका तो समझौता हो गया भारत सरकार से, पर जो और वहाँ पे ग्रुप थे उन्होंने समझौता नहीं किया। और नागालैंड में आज भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं। आज भी जो है इंडियन आर्मी के बीच में और नागालैंड के जो वो ग्रुप हैं उनके बीच में क्या चलती रहती है, मुठभेड़ चलती रहती है। तो इन तीनों के बारे में आपको बताना है। देखो जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ना, उन सबको आपको हेडिंग डाल डाल के बताना है, वही है इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले आपने कश्मीर की समस्या बताई, उसके बाद आप बता दो नागालैंड की, फिर मिज़ोरम की, फिर असम की, हो गई समस्याएं। उसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी, जैसे कि पंजाब की प्रॉब्लम और दक्षिण भारत की प्रॉब्लम, तमिलनाडु की। तो ये सारे पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में लिखने हैं, ठीक है। और अच्छे से आप हेडिंग बना के इसको करना। मैंने आपको 5-6 राज्यों के बारे में पढ़ाया है, उन सब के बारे में अगर आप हेडिंग बना बना के लिख दोगे तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, अन्य राज्यों के लिए आंदोलन। इन्होंने एक लाइन में ही खत्म कर दिया ये। इन्होंने ना तो जो है पंजाब की बताई, ना जो है जो दक्षिण भारत है उसकी बताई, पर मैंने आपको पढ़ा रखे हैं वो, तो उनको आपको यहाँ पे लिखना है। अन्य राज्यों के लिए आंदोलन लिख के आप 2 हेडिंग बनाना, पहला पंजाब, दूसरा क्या तमिलनाडु, या आप हेडिंग बना सकते हो द्रविड़ आंदोलन, और उनके बारे में आपको लिखना है। इससे जो अगला क्वेश्चन होगा वो द्रविड़ आंदोलन ही है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपली कश्मीर के बारे में एक्सप्लेन करना है, असम के बारे में, मणिपुर के बारे में, मिजोरम के बारे में, पंजाब के बारे में, और एक और राज्य है तमिलनाडु, उसके बारे में। यानी कि भारत में आज़ादी के बाद जो भी राज्य थे, जहाँ पर भी दिक्कत हुई, जिन्होंने भी अलग होने की बात की, वो सारा सब कुछ जो भी हमने पढ़ा था वो सारा आपको लिख देना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देखो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें किसके बारे में बताना है, द्रविड़ आंदोलन के बारे में बताना है, जिसमें कि ईवी रामास्वामी पेरियार जो हैं वो जो है बहुत मेन लीडर थे। देखो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ईवी रामास्वामी पेरियार इन द द्रविड़ मूवमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ द द्रविड़ कशगम। वाई डिड द द्रविड़ कशगम गेट स्प्लिट एंड एंटर इनटू पॉलिटिक्स एज डीएमके। यानी कि द्रविड़ आंदोलन जो है जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद वहाँ पे एक पार्टी उभर कर सामने आई जिसका नाम था द्रविड़ मुनेत्र कशगम, ठीक है। यही पार्टी थी जिसने कि द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाया, और जो द्रविड़ आंदोलन की मांगे थी उनको उसने जारी रखा। तो द्रविड़ आंदोलन क्या था, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक आंदोलन था जो कि किस चीज़ का विरोध करता था, एक तो हिंदी भाषा का विरोध करता था, दूसरा वहाँ पे जो जाति पाति है उसका विरोध किया था उसने। तो रामास्वामी नायकर ने इस चीज़ को शुरू किया था, और आगे चल के ये एक पार्टी ही बन गई थी द्रविड़ मुनेत्र कशगम, जिसका कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भारतीय राजनीति में। द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर आंदोलन था। तो क्षेत्रीय आंदोलनों में द्रविड़ आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ताकतवर था। ईवी रामास्वामी पेरियार ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके नेता कौन थे, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। इस आंदोलन की बागडोर पेरियार के हाथों में थी। उन्होंने इस आंदोलन से द्रविड़ कशगम की स्थापना की। यानी कि इस आंदोलन से किस पार्टी की स्थापना हुई, द्रविड़ कशगम। यह संगठन ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोधी तथा उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता था। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका प्रभुत्व ज़्यादा था पूरे देश पे, उस चीज़ को ये मना करता था, उस चीज़ का विरोध करता था। जो जातिवाद था, यानी कि जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उसका भी ये विरोध करता था, और निचली जातियों को सपोर्ट करता था, ठीक है। तो क्षेत्रीय गौरव, अपनी प्रतिष्ठा, ब्राह्मणवाद और जो उनका जो पिछड़ापन था, उस चीज़ के लिए ये लोग लड़ रहे थे। धीरे धीरे यह आंदोलन तमिलनाडु तक ही सीमित रह गया तथा द्रविड़ कशगम से एक अलग गुट हो गया जिसे डीएमके कहा जाने लगा। तो ये पार्टी थी तमिलनाडु में थी द्रविड़ कशगम, ठीक है। फिर उससे एक पार्टी और अलग बनी, द्रविड़ मुनेत्र कशगम। डीएमके ने निम्नलिखित 3 मांगों के कारण राजनीति में प्रवेश किया। तो पहले तो ये समाज सुधार का आंदोलन था, मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताई थी ये बात कि द्रविड़ आंदोलन जो है वो समाज सुधार के लिए शुरू हुआ था। रामास्वामी नायकर जो है वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, तो उन्होंने जो है समाज को सुधारने के लिए, ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए ये आंदोलन शुरू किया था। पर उसके बाद डीएमके जो है वो किस में उतर गई, राजनीति में। इन्होंने 3 मांगे रखी थी मेन डीएमके ने। डीएमके की पहली मांग यह थी कि कल्लाकुडी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम डालमियापुरम हटाकर उसका पुराना नाम ही रखा जाए। यानी कि कल्लाकुडी जो पहले से नाम है वही रखा जाए। इस प्रकार की मांग डीएमके की उत्तर विरोधी सोच को प्रदर्शित करती थी। यानी कि जो उत्तर भारत है, ठीक है, उसके विरोध में ये बात कही गई थी, क्योंकि कल्लाकुडी उनकी क्षेत्रीय भाषा का शब्द था और वो चाहते थे कि इसी शब्द को रखा जाए, डालमियापुरम ना रखा जाए। दूसरा देखो, डीएमके की दूसरी मांग यह थी कि स्कूलों में
तमिल संस्कृति के इतिहास को अधिक महत्व दिया जाए। ठीक है, जो साउथ का कल्चर है, साउथ की संस्कृति है, उसको सिलेबस में पढ़ाया जाए। दूसरी मांग उनकी ये थी। तीसरी मांग, डीएमके की तीसरी मांग राज्य सरकार के शिल्पकर्म शिक्षा कार्य को लेकर थी, यानी जो नई चीज़ चलाई गई थी जिसमें कि शिल्पकर्म सिखाते थे, हाथों का काम सिखाते थे, उसका विरोध किया यहाँ के लोगों ने, ये पार्टी ने। संगठन का कहना था कि यह नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। इन्होंने कहा, डीएमके ने, कि जो ये यहाँ पे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, शिल्पकर्म सिखाया जा रहा है, इससे क्या होता है, जाति व्यवस्था बढ़ती है। जैसे कि जो लोहार है वो लोहे का काम करना सीखता है, सुनार है सोने का काम करना सीखता है, इससे समाज में जो है वो जातिवाद फैलता है। इसीलिए इस चीज़ को भी बंद करना चाहिए और ब्राह्मणवादी जो विचारधारा फैला रहे हो इसको बंद करना चाहिए। तो ये 3 मांगे थी किसकी, द्रविड़ मुनेत्र कशगम की कह लो, एक पार्टी है, या आप इस पूरे आंदोलन की कह लो, जिस आंदोलन का नाम है द्रविड़ आंदोलन। ठीक है, तो द्रविड़ आंदोलन की बागडोर रामास्वामी नायकर ने संभाली है। डीएमके पार्टी की शुरुआत आप इसी आंदोलन से मान सकते हो और रामास्वामी नायकर पेरियार से मान सकते हो। तमिलनाडु की एक पार्टी है ये, और इसका वहाँ के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। अब देखो, ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता से लेकर सिक्किम के भारत में विलय तक की कहानी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि जो हमें सिक्किम है उसकी पूरी स्टोरी बतानी है कि वो कैसे भारत में मिलाया गया। वर्तमान समय में सिक्किम भारत का महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी, यानी कि जब हम आज़ाद हुए सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। सिक्किम की रक्षा व विदेशी मामलों का विषय भारत सरकार के पास था, जबकि राजा चोग्याल के पास सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर थी। वही कहानी कि जो विदेशी मामले हैं, जो फॉरेन अफेयर हैं देश के, वो तो सिक्किम के भारत गवर्नमेंट संभालेगी, और जो इंटरनल चीज़ें हैं वो राजा संभालेगा। वहाँ पे सिक्किम में नेपालियों की संख्या अधिक थी, वहाँ पे नेपाली लोग बहुत थे सिक्किम में, जो कि चोग्याल के शासन को पसंद नहीं करते। यानी कि वहाँ का जो राजा था, राजा चोग्याल, उसके विरोध में थे नेपाली लोग। अतः उन्होंने भारत से मदद मांगी, यानी वहाँ की जनता ने भारत से क्या मांगी, मदद मांगी। भारत ने सन 1974 में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, जिसमें सिक्किम कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई। यानी कि जो सिक्किम है वहाँ पे क्या हुआ, इलेक्शन हुआ 1974 में, डेट आपको याद रखनी है, जिससे कि वहाँ पे कौन सी पार्टी जीती, सिक्किम कांग्रेस। और ये सिक्किम कांग्रेस राजा को वहाँ से हटाना चाहती थी और भारत में प्रॉपर तरीके से मिलना चाहती थी। सन 1975 में सिक्किम विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके भारत में विलय की बात की। वही 74 में जीत गई, 74 में जीतते इसने क्या किया, भारत में मिलने की बात कही, और 75 में एक प्रस्ताव पारित कर दिया जो कि इसे भारत में मिलाता है। इस विषय पर जनमत संग्रह भी कराया गया, यानी लोगों की वोटिंग भी कराई गई कि वो भारत में मिलना चाहते हैं या नहीं। जनमत संग्रह में जनता ने विधानसभा के फैसले पर अपनी स्वीकृति दे दी, यानी सभी ने कह दिया जो कांग्रेस पार्टी कह रही है वो बिल्कुल सही बात है, हम भारत में मिलना चाहते हैं। तथा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया, और भारत का कौन सा स्टेट बना, सिक्किम 22वां। चोग्याल ने इस निर्णय को सही नहीं माना तथा भारत पर साजिश करने का आरोप लगाया। राजा तो आरोप लगाएगा ही कि उसकी सरकार चली गई, उसकी सत्ता चली गई, तो चोग्याल ने कहा कि भारत सरकार ने षड्यंत्र कराया, मेरे साथ साजिश करी है। परंतु सिक्किम के भारत विलय पर जनता ने अपनी स्वीकृति दे दी थी, इसलिए यह कभी मुद्दा नहीं बन पाया। पर वहाँ की जनता भारत सरकार के साथ थी, इसीलिए बिल्कुल प्यार प्रेम से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो ये थी सिक्किम की छोटी सी स्टोरी। आपको इसमें एक डेट याद रखनी है कि 1974 में चुनाव हुए, ठीक है। फिर 74 अगर आपको याद हो गया तो आप ये भी याद रखो कि अगले ही साल क्या हुआ, उन्होंने भारत में मिलने की बात कर दी, ठीक है। तो 74 में इलेक्शन हुए, पार्टी जीती सिक्किम कांग्रेस, और 75 में जो है उसको मिला लिया गया। और कौन सा राज्य बना ये भी याद रखना है, 22वां राज्य। तो मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन करा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जो भी आपकी किताब में आपके सिलेबस में आपके लिए इंपॉर्टेंट था ना, मैंने हर एक चीज़ वो करा दी है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करा दिए हैं सारे, आप देख सकते हो इन क्वेश्चंस का क्या लिखा हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, कोई भी कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। बस आपको क्या करना है, आपको सारी वीडियोज़ देखनी है, बिल्कुल लाइन से देखनी है, और उनको अच्छे से समझना है और अपने नोट्स बनाने हैं। तो अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लग रही है तो आपको भी हमारे लिए थोड़ा बहुत करना चाहिए। आप हमारी वीडियोस को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करो। देखो, आपके कुछ बेस्ट फ्रेंड तो ज़रूर ऐसे होंगे जिनको अगर आप बोलोगे तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो उन तक इन वीडियोस को ज़रूर पहुँचाओ और उनको बोलो भाई इनको सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए सारा सिलेबस कराऊँगा, बिल्कुल हर सब्जेक्ट का कराऊँगा। तो अगर आपको अच्छी लग रही है बातें, आपको अच्छी लग रही है हमारी वीडियोस, तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हो।